न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं मयूरी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका शाम की खबरों में। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वह जलती रही मगर 4 बच्चों को सीने से चिपकाए रखा, मगर कोई नहीं बचा 4। नीतीश कुमार ने जिसे घर में पनाह देकर बनाया नेता, अब वही JDU नेताओं के साथ आने का दे रहे ऑफर। दूतावास ने पाकिस्तानी हुड़दड़ियों को तरीके से सिखाया सबक, करा दिया चुप। पाकिस्तान में डिनर पार्टी, ISI एजेंट ने अंतरंग संबंध, दुश्मन के लिए जासूसी करने वाली चुप। बेंगलुरु में भारी बारिश से अब पानी आंधी तूफान ने मचाई तबाही, पड़े IMD का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। वह जलती रही मगर 4 बच्चों को सीने से चिपकाए रखा, मगर कोई नहीं बचा। मां की ममता देखकर रो पड़े लोग। चार मीनार के पास 100 साल पुराने गुलजार हौज में लगी आग में ज्वेलर प्रहलाद मोदी के परिवार के 17 लोग मारे गए। जब फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया तो आसपास के लोग भी बचाव के लिए घर में पहुंचे। वहां मारी गई एक महिला और 4 बच्चों की हालत देखकर उनका कलेजा मुंह में आ गया। महिला ने 4 बच्चों को अपने सीने से चिपका कर रखा था। वह बच्चों को पकड़कर जमीन पर बैठी थी। मौत के बाद भी उसने बच्चों का साथ नहीं छोड़ा था। फर्श पर गले लगाकर बैठी थी। हैदराबाद के अग्निकांड में मारे गए 17 लोगों में परिवार के मुखिया प्रहलाद मोदी और उनके 8 बच्चे भी शामिल थे। उनकी उम्र 2 साल से लेकर 73 साल तक थी। फायर ब्रिगेड के मुताबिक उनकी मौत या तो जलने या दम घुटने से हुई थी। बचाव दल मोदी परिवार के घर में आग लगने के बाद अंदर पहुंचा। पड़ोस में रहने वाली मीर जाहिद और मोहम्मद अजमत भी मदद के लिए दौड़े। जाहिद ने बताया कि जब वह इमारत के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महिला बच्चों को गले लगाकर फर्श पर बैठी हुई थी। उनमें 2 छोटी लड़कियां, एक लड़का और एक शिशु था। हैदराबाद अग्निकांड में मोदी परिवार को सिर्फ 4 सदस्य ही बचे, क्योंकि हादसे के समय वे घर में नहीं थे। कुछ कर्मचारी भी भाग्यशाली निकले जो आग लगते ही बाहर निकलने में सफल रहे। गुलजार हौज में आग रविवार सुबह 6 बजे लगी थी। आग बुझाने में दमकल गाड़ियों को 2 घंटे में ज्यादा का समय लगा। तब तक रिहायशी और व्यावसायिक इमारत का ज्यादातर हिस्सा जल चुका था। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आग लगने का मुख्य कारण ग्राउंड फ्लोर पर लगा बिजली का पैनल था। इसी पैनल से परिवार के 3 ज्वेलरी की दुकानें चलती। इनमें से एक दुकान 1906 से चल रही थी। फायर ब्रिगेड के डायरेक्टर वाई नागी रेड्डी ने बताया कि मेन बिजली लाइन में शॉर्ट सर्किट से चिंगारी निकली। यह चिंगारी लकड़ी के पैनल में फैल गई। इससे एक AC के कंप्रेसर यूनिट में धमाका हुआ और आग बढ़ गई। उन्होंने बताया कि बिल्डिंग में केवल एक गेट था और सीढ़ियां भी बहुत संकरी थी। इस कारण अधिकतर पीड़ित जान नहीं बचा पाए। चार मीनार के पास 100 साल पुराने गुलजार हौज में लगी आग में ज्वेलर प्रहलाद मोदी के परिवार के 17 लोग मारे गए। जब फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया तो आसपास के लोग भी बचाव के लिए घर में पहुंचे। वहां मारी गई एक महिला और 4 बच्चों की हालत देखकर उनका कलेजा मुंह में आ गया। महिला ने 4 बच्चों को अपने सीने से चिपका कर रखा था। वह बच्चों को पकड़कर जमीन पर बैठी थी। मौत के बाद भी उसने बच्चों का साथ नहीं छोड़ा था। फर्श पर गले लगाकर बैठी थी। हैदराबाद के अग्निकांड में मारे गए 17 लोगों में परिवार के मुखिया प्रहलाद मोदी और उनके 8 बच्चे भी शामिल थे। उनकी उम्र 2 साल से लेकर 73 साल तक थी। फायर ब्रिगेड के मुताबिक उनकी मौत या तो जलने या दम घुटने से हुई थी। बचाव दल मोदी परिवार के घर में आग लगने के बाद अंदर पहुंचा। पड़ोस में रहने वाली मीर जाहिद और मोहम्मद अजमत भी मदद के लिए दौड़े। जाहिद ने बताया कि जब वह इमारत के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महिला बच्चों को गले लगाकर फर्श पर बैठी हुई थी। उनमें 2 छोटी लड़कियां, एक लड़का और एक शिशु था। हैदराबाद अग्निकांड में मोदी परिवार को सिर्फ 4 सदस्य ही बचे, क्योंकि हादसे के समय वे घर में नहीं थे। कुछ कर्मचारी भी भाग्यशाली निकले जो आग लगते ही बाहर निकलने में सफल रहे। गुलजार हौज में आग रविवार सुबह 6 बजे लगी थी। आग बुझाने में दमकल गाड़ियों को 2 घंटे में ज्यादा का समय लगा। तब तक रिहायशी और व्यावसायिक इमारत का ज्यादातर हिस्सा जल चुका था। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आग लगने का मुख्य कारण ग्राउंड फ्लोर पर लगा बिजली का पैनल था। इसी पैनल से परिवार के 3 ज्वेलरी की दुकानें चलती। इनमें से एक दुकान 1906 से चल रही थी। फायर ब्रिगेड के डायरेक्टर वाई नागी रेड्डी ने बताया कि मेन बिजली लाइन में शॉर्ट सर्किट से चिंगारी निकली। यह चिंगारी लकड़ी के पैनल में फैल गई। इससे एक AC के कंप्रेसर यूनिट में धमाका हुआ और आग बढ़ गई।
गई। उन्होंने बताया कि बिल्डिंग में केवल एक गेट था और सीढ़ियां भी बहुत संकरी थी। इस कारण अधिकतर पीड़ित जान नहीं बचा पाए। चार मीनार के पास 100 साल पुराने गुलजार हौज में लगी आग में ज्वेलर प्रहलाद मोदी के परिवार के 17 लोग मारे गए। जब फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया तो आसपास के लोग भी बचाव के लिए घर में पहुंचे। वहां मारी गई एक महिला और 4 बच्चों की हालत देखकर उनका कलेजा मुंह में आ गया। महिला ने 4 बच्चों को अपने सीने से चिपका कर रखा था। वह बच्चों को पकड़कर जमीन पर बैठी थी। मौत के बाद भी उसने बच्चों का साथ नहीं छोड़ा था। फर्श पर गले लगाकर बैठी थी। हैदराबाद के अग्निकांड में मारे गए 17 लोगों में परिवार के मुखिया प्रहलाद मोदी और उनके 8 बच्चे भी शामिल थे। उनकी उम्र 2 साल से लेकर 73 साल तक थी। फायर ब्रिगेड के मुताबिक उनकी मौत या तो जलने या दम घुटने से हुई थी। बचाव दल मोदी परिवार के घर में आग लगने के बाद अंदर पहुंचा। पड़ोस में रहने वाली मीर जाहिद और मोहम्मद अजमत भी मदद के लिए दौड़े। जाहिद ने बताया कि जब वह इमारत के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महिला बच्चों को गले लगाकर फर्श पर बैठी हुई थी। उनमें 2 छोटी लड़कियां, एक लड़का और एक शिशु था। हैदराबाद अग्निकांड में मोदी परिवार को सिर्फ 4 सदस्य ही बचे क्योंकि हादसे के समय वे घर में नहीं थे। कुछ कर्मचारी भी भाग्यशाली निकले जो आग लगते ही बाहर निकलने में सफल रहे। गुलजार हौज में आग रविवार सुबह 6 बजे लगी थी। आग बुझाने में दमकल गाड़ियों को 2 घंटे में ज्यादा का समय लगा। तब तक रिहायशी और व्यावसायिक इमारत का ज्यादातर हिस्सा जल चुका था। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आग लगने का मुख्य कारण ग्राउंड फ्लोर पर लगा बिजली का पैनल था। इसी पैनल से परिवार के 3 ज्वेलरी की दुकानें चलती। इनमें से एक दुकान 1906 से चल रही थी। फायर ब्रिगेड के डायरेक्टर वाई नागी रेड्डी ने बताया कि मेन बिजली लाइन में शॉर्ट सर्किट से चिंगारी निकली। यह चिंगारी लकड़ी के पैनल में फैल गई। इससे एक एसी के कंप्रेसर यूनिट में धमाका हुआ और आग बढ़ गई। उन्होंने बताया कि बिल्डिंग में केवल एक गेट था और सीढ़ियां भी बहुत संकरी थी। इस कारण अधिकतर पीड़ित जान नहीं बचा पाए। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। नीतीश कुमार ने जिसे घर में पनाह देकर बनाया नेता, अब वही जेडीयू नेताओं को साथ आने का दे रहे ऑफर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में जाकर बड़ा राजनीतिक दांव चला। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू डूबने वाली नाव, इसलिए इस पार्टी के तमाम नेताओं से अपील है कि वे जनसुराज को ज्वाइन करें। प्रशांत किशोर ने जेडीयू के नेताओं को जनसुराज में आने का खुला ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू के जो भी कर्मठ कार्यकर्ताओं और नेता है, उन्हें ऑफर है कि वह 1 से 2 महीने के भीतर जनसुराज ज्वाइन करे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब ना दल बना सकते हैं और ना चला सकते। सरकार को अफसर चला रहे हैं, वही जेडीयू को 4-5 ऐसे ठेकेदार चला रहे हैं जिनका राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं। प्रशांत किशोर ने कहा, जनता दल यूनाइटेड के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूँ कि आप अगले 1-2 महीने में उनको छोड़िए और जनसुराज से जुड़िए, क्योंकि नीतीश कुमार अब ना तो दल चला रहे हैं और ना बना सकते। सरकार को अफसर चला रहे हैं और पार्टी को 4-5 ऐसे ठेकेदार चला रहे हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। प्रशांत किशोर के इस बयान पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि प्रशांत किशोर हो या उनके नए नवेले दोस्त बने आरसीपी सिंह, इन दोनों ने अपनी राजनीतिक ट्रेनिंग किस पार्टी से ली है। दोनों पहले यहां से निकलकर अलग अलग पार्टी बनाई, फिर दोनों एक हो गए। उनको पता ही नहीं कि शून्य के बगल में शून्य को ले आए तो वह शून्य ही रहता है। उनके ऑफर को कौन मानेगा, ये हास्यास्पद है कि प्रशांत किशोर जेडीयू के लोगों को ऑफर दे रहे हैं। यहाँ बता दें कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के लिए कार्य लिया है। चुनाव में जीत मिलने के बाद प्रशांत ने जेडीयू ज्वाइन किया था। उस दौरान प्रशांत किसारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास में ही रहा करते। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में जाकर बड़ा राजनीतिक दांव चला। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू डूबने वाली नाव, इसलिए इस पार्टी के तमाम नेताओं से अपील है कि वे जनसुराज को ज्वाइन करें। प्रशांत किशोर ने जेडीयू के नेताओं को जनसुराज में आने का खुला ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू के जो भी कर्मठ कार्यकर्ताओं और नेता है, उन्हें ऑफर है कि वह 1 से 2 महीने के भीतर जनसुराज ज्वाइन करे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब ना दल बना सकते हैं और ना चला सकते। सरकार को अफसर चला रहे हैं, वही जेडीयू को
4-5 ऐसे ठेकेदार चला रहे हैं जिनका राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं। प्रशांत किशोर ने कहा, जनता दल यूनाइटेड के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि आप अगले 1-2 महीने में उनको छोड़िए और जन सुराज से जुड़िए, क्योंकि नीतीश कुमार अब ना तो दल चला रहे हैं और ना बना सकते। सरकार को अफसर चला रहे हैं और पार्टी को 4-5 ऐसे ठेकेदार चला रहे हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। प्रशांत किशोर के इस बयान पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि प्रशांत किशोर हो या उनके नए नवेले दोस्त बने आरसीपी सिंह, इन दोनों ने अपनी राजनीतिक ट्रेनिंग किस पार्टी से ली है। दोनों पहले यहां से निकलकर अलग अलग पार्टी बनाई, फिर दोनों एक हो गए। उनको पता ही नहीं कि शून्य के बगल में शून्य को ले आए तो वह शून्य ही रहता है। उनके ऑफर को कौन मानेगा। यह हास्यास्पद है कि प्रशांत किशोर जेडीयू के लोगों को ऑफर दे रहे हैं। यहाँ बता दें कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के लिए कार्य लिया है। चुनाव में जीत मिलने के बाद प्रशांत ने जेडीयू ज्वाइन किया था। उस दौरान प्रशांत किसारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास में ही रहा करते। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में जाकर बड़ा राजनीतिक दांव चलाया। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू डूबने वाली नाव, इसलिए इस पार्टी के तमाम नेताओं से अपील है कि वे जन सुराज को ज्वाइन करें। प्रशांत किशोर ने जेडीयू के नेताओं को जन सुराज में आने का खुला ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू के जो भी कर्मठ कार्यकर्ताओं और नेता है, उन्हें ऑफर है कि वह 1 से 2 महीने के भीतर जन सुराज ज्वाइन करे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब ना दल बना सकते हैं और ना चला सकते। सरकार को अफसर चला रहे हैं, वही जेडीयू को 4-5 ऐसे ठेकेदार चला रहे हैं जिनका राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं। प्रशांत किशोर ने कहा, जनता दल यूनाइटेड के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि आप अगले 1-2 महीने में उनको छोड़िए और जन सुराज से जुड़िए, क्योंकि नीतीश कुमार अब ना तो दल चला रहे हैं और ना बना सकते। सरकार को अफसर चला रहे हैं और पार्टी को 4-5 ऐसे ठेकेदार चला रहे हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। प्रशांत किशोर के इस बयान पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि प्रशांत किशोर हो या उनके नए नवेले दोस्त बने आरसीपी सिंह, इन दोनों ने अपनी राजनीतिक ट्रेनिंग किस पार्टी से ली है। दोनों पहले यहां से निकलकर अलग अलग पार्टी बनाई, फिर दोनों एक हो गए। उनको पता ही नहीं कि शून्य के बगल में शून्य को ले आए तो वह शून्य ही रहता है। उनके ऑफर को कौन मानेगा। यह हास्यास्पद है कि प्रशांत किशोर जेडीयू के लोगों को ऑफर दे रहे हैं। यहाँ बता दें कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के लिए कार्य लिया है। चुनाव में जीत मिलने के बाद प्रशांत ने जेडीयू ज्वाइन किया था। उस दौरान प्रशांत किसारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास में ही रहा करते। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। दूतावास ने पाकिस्तानी हुडगड़ियों को तरीके से सिखाया सबक, करा दिया चूप। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में भारतीय दूतावास के पास हंगामा करने वाले पाकिस्तानियों को भारत के अफसरों ने तगड़ा जवाब दिया है। दूतावास के अफसरों और कर्मचारियों ने कोई हल्ला ना करते हुए सिर्फ एक पोस्टर इमारत पर लगा दिया। इस पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। ऐसे में दूतावास के कर्मचारियों ने बिना कुछ कहे पाकिस्तानियों को सख्त संदेश दे दिया है कि आपको दहलाने वाला भारतीय सेना का ऑपरेशन अभी चल रहा है। ऐसे में किसी भी तरह की बदतमीजी करने पर पहले अच्छी तरह से सोच ले। भारत और पाकिस्तान में हुए सैन्य संघर्ष और तनातनी के बीच कुछ पाकिस्तान के नागरिक लिस्बन में भारतीय दूतावास के बाहर पहुंच गए थे। इन लोगों ने यहां हुदक करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने इनको खदेड़ दिया। इसके बाद भारतीय दूतावास इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तानियों की हरकत को निराशाजनक और उकसावे वाला बताया है। पुर्तगाल स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर तस्वीरें शेयर की है। इन तस्वीरों में दूतावास की इमारत पर बैनर लगा देखा जा सकता है। इस बैनर में ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ लिखा है। इस बैनर के नीचे दूतावास के कर्मचारी और अधिकारी खड़े हैं। दूतावास ने लिखा है, पुर्तगाल में शास्त्री भवन के पास पाकिस्तान की ओर से आयोजित कार्यतापूर्ण विरोध प्रदर्शन का ढूंढता से जवाब दिया। हम पुर्तगाल सरकार और उसके पुलिस अधिकारियों को दूतावास की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग के लिए धन्यवाद देते। भारत ऐसे हताशाजनक उकसावे से नहीं डरेगा। लंदन में भी पाकिस्तान के लोगों ने भारतीय दूतावास के पास प्रदर्शन किया था। इस दौरान भारतीय और पाकिस्तानी समुदाय के लोगों में भारतीय उच्चायोग के बाहर नोकझोंक भी देखने को मिली थी। इससे पहले लंदन के पाकिस्तानी उच्चायोग में पाकिस्तान सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भारतीय की ओर गला काटने का विवादित इशारा भी किया था। विदेशों में भारतीय और पाकिस्तानियों के बीच तनातनी 22 अप्रैल के बाद बढ़ी है।
22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई थी। इसके जवाब में पाकिस्तान में 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमले किए। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमले की कोशिश की। 4 दिन तक चले इस संघर्ष की वजह से दोनों देशों के नागरिकों में विदेशों में भी तनाव बढ़ गया। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में भारतीय दूतावास के पास हंगामा करने वाले पाकिस्तानियों को भारत के अफसरों ने तगड़ा जवाब दिया है। दूतावास के अफसरों और कर्मचारियों ने कोई हल्ला न करते हुए सिर्फ एक पोस्टर इमारत पर लगा दिया। इस पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। ऐसे में दूतावास के कर्मचारियों ने बिना कुछ कहे पाकिस्तानियों को सख्त संदेश दे दिया है कि आपको दहलाने वाला भारतीय सेना का ऑपरेशन अभी चल रहा है। ऐसे में किसी भी तरह की बदतमीजी करने पर पहले अच्छी तरह से सोच ले। भारत और पाकिस्तान में हुए सैन्य संघर्ष और तनातनी के बीच कुछ पाकिस्तान के नागरिक लिस्बन में भारतीय दूतावास के बाहर पहुंच गए थे। इन लोगों ने यहां हुदक करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने इनको खदेड़ दिया। इसके बाद भारतीय दूतावास इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तानियों की हरकत को निराशाजनक और उकसावे वाला बताया है। पुर्तगाल स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर तस्वीरें शेयर की है। इन तस्वीरों में दूतावास की इमारत पर बैनर लगा देखा जा सकता है। इस बैनर में ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ लिखा है। इस बैनर के नीचे दूतावास के कर्मचारी और अधिकारी खड़े हैं। दूतावास ने लिखा है, पुर्तगाल में शास्त्री भवन के पास पाकिस्तान की ओर से आयोजित कार्यतापूर्ण विरोध प्रदर्शन का ढूंढता से जवाब दिया। हम पुर्तगाल सरकार और उसके पुलिस अधिकारियों को दूतावास की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग के लिए धन्यवाद देते। भारत ऐसे हताशाजनक उकसावे से नहीं डरेगा। लंदन में भी पाकिस्तान के लोगों ने भारतीय दूतावास के पास प्रदर्शन किया था। इस दौरान भारतीय और पाकिस्तानी समुदाय के लोगों में भारतीय उच्चायोग के बाहर नोकझोंक भी देखने को मिली थी। इससे पहले लंदन के पाकिस्तानी उच्चायोग में पाकिस्तान सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भारतीय की ओर गला काटने का विवादित इशारा भी किया था। विदेशों में भारतीय और पाकिस्तानियों के बीच तनातनी 22 अप्रैल के बाद बढ़ी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई थी। इसके जवाब में पाकिस्तान में 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमले किए। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमले की कोशिश की। 4 दिन तक चले इस संघर्ष की वजह से दोनों देशों के नागरिकों में विदेशों में भी तनाव बढ़ गया। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में भारतीय दूतावास के पास हंगामा करने वाले पाकिस्तानियों को भारत के अफसरों ने तगड़ा जवाब दिया है। दूतावास के अफसरों और कर्मचारियों ने कोई हल्ला न करते हुए सिर्फ एक पोस्टर इमारत पर लगा दिया। इस पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। ऐसे में दूतावास के कर्मचारियों ने बिना कुछ कहे पाकिस्तानियों को सख्त संदेश दे दिया है कि आपको दहलाने वाला भारतीय सेना का ऑपरेशन अभी चल रहा है। ऐसे में किसी भी तरह की बदतमीजी करने पर पहले अच्छी तरह से सोच ले। भारत और पाकिस्तान में हुए सैन्य संघर्ष और तनातनी के बीच कुछ पाकिस्तान के नागरिक लिस्बन में भारतीय दूतावास के बाहर पहुंच गए थे। इन लोगों ने यहां हुदक करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने इनको खदेड़ दिया। इसके बाद भारतीय दूतावास इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तानियों की हरकत को निराशाजनक और उकसावे वाला बताया है। पुर्तगाल स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर तस्वीरें शेयर की है। इन तस्वीरों में दूतावास की इमारत पर बैनर लगा देखा जा सकता है। इस बैनर में ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ लिखा है। इस बैनर के नीचे दूतावास के कर्मचारी और अधिकारी खड़े हैं। दूतावास ने लिखा है, पुर्तगाल में शास्त्री भवन के पास पाकिस्तान की ओर से आयोजित कार्यतापूर्ण विरोध प्रदर्शन का ढूंढता से जवाब दिया। हम पुर्तगाल सरकार और उसके पुलिस अधिकारियों को दूतावास की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग के लिए धन्यवाद देते। भारत ऐसे हताशाजनक उकसावे से नहीं डरेगा। लंदन में भी पाकिस्तान के लोगों ने भारतीय दूतावास के पास प्रदर्शन किया था। इस दौरान भारतीय और पाकिस्तानी समुदाय के लोगों में भारतीय उच्चायोग के बाहर नोकझोंक भी देखने को मिली थी। इससे पहले लंदन के पाकिस्तानी उच्चायोग में पाकिस्तान सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भारतीय की ओर गला काटने का विवादित इशारा भी किया था। विदेशों में भारतीय और पाकिस्तानियों के बीच तनातनी 22 अप्रैल के बाद बढ़ी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई थी। इसके जवाब में पाकिस्तान में 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमले किए। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमले की कोशिश की। 4 दिन तक चले इस संघर्ष की वजह से दोनों देशों के नागरिकों में विदेशों में भी तनाव बढ़ गया। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। पाकिस्तान में डिनर पार्टी, आईएसआई एजेंट से अंतरंग संबंध, दुश्मन के लिए जासूसी करने वाली ज्योति मल्होत्रा को उम्र कैद संभव।
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से संपर्क और भारत की संवेदनशील जानकारियां साझा करने के आरोप में हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है। शनिवार को उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस को 5 दिन की रिमांड मिली है। अब उसे 22 मई को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों को ज्योति मल्होत्रा के लैपटॉप और मोबाइल से अहम सुराग मिले हैं। डीएसपी हेडक्वार्टर हिसार कमलजीत ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने छापेमारी के दौरान ज्योति का लैपटॉप और मोबाइल जब्त किया है। प्रारंभिक जांच में इन डिवाइसों से यह संकेत मिले हैं कि वह पाकिस्तान को गोपनीय जानकारी भेज रही थी। बरामद डाटा की फोरेंसिक जांच जारी है और कई अहम सुराग मिले हैं। लीगल एक्सपर्ट से जानते हैं कि ज्योति को किन धाराओं में आरोप लगाए गए हैं और ये आरोप है अगर साबित होते हैं तो उन्हें कितनी सजा मिल सकती है। ज्योति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 152 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसका लिखित कबूलनामा भी दर्ज किया गया है। जांच अब आर्थिक क्राइम ब्रांच हिसार सौंप दी गई है। भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे एक बड़े गिरोह का खुलासा किया। इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नूह से अरमान, मलेरकोटला पंजाब से गजाला नामक मुस्लिम विधवा, आमीन मोहब्बत, कैथल से देविंदर सिंह, ढिल्लो और हिसार की फेमस यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा है। इससे सबसे बड़ा नाम ज्योति मल्होत्रा है। सोशल मीडिया पर लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि ज्योति को पाकिस्तान और चीन में इसे रॉयल ट्रीटमेंट मिला, मान लिया, लेकिन भारतीय सुरक्षा की गोपनीय जानकारी इसे कैसे हो सकती है जब तक कि ये किसी भारतीय अधिकारी के संपर्क में ना हो। तो पहले उस सरकारी अधिकारी को ढूंढो। कुछ लोग कह रहे हैं कि ज्योति को यह खुफिया जानकारी कौन दे रहा था, उसकी भी खोज होनी चाहिए। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। बेंगलुरु में भारी बारिश से अब पानी, आंधी तूफान ने मचाई तबाही, पड़े IMD का अलर्ट। कर्नाटक की राजधानी सोमवार को वीकेंड का पहला दिन पानी हो गया। बेंगलुरु में इतनी बारिश हुई कि हर तरफ जल भराव हो गया। कई लोग दफ्तर के लिए लेट हो गए तो कई पहुंच ही नहीं पाए। भारत मौसम विज्ञान विभाग के बेंगलुरु केंद्र के निदेशक N. पुवियारुस ने पहले ही बेंगलुरु बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था। मंगलवार को भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। निर्देश ने कहा है कि चक्रवाती हवाओं की वर्तमान स्थिति के अनुसार कर्नाटक में विशेषकर तटीय भागों में भारी वर्षा होगी। अगले 2 दिनों तक बेंगलुरु में भी भारी बारिश होने की संभावना है। बेंगलुरु में रविवार को भारी बारिश हुई, जिसके कारण कई निचले इलाके जलमग्न हो गए। IMD ने चेतावनी दी है कि येलो अलर्ट के बीच कुछ क्षेत्रों में अस्थायी रूप से बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है। यातायात में मामूली बाधा आ सकती है और कमजोर पेड़ या शाखाएं उखड़ सकती है। सोमवार को भी बारिश जारी रही। IMD ने बेंगलुरु सहित कर्नाटक के 23 जिलों में गुरुवार तक भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। अलर्ट के तहत गरज के साथ मध्यम में भारी बारिश होने, बिजली चमकने और 50 से 60 किमी प्रति घंटा की गति से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। पूरे सप्ताह बादलों की गरज के साथ तेज बारिश के आसार है। प्रभावित जिलों के बेंगलुरु शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण, कोलार, चिक्कबल्लापुरा, तुमकुरू, मांड्या, मैसूरी, हसन, कोडांगू, बेलगावी, बीदर, रायचूर, यादगीर, दावणगेरे और चित्रदुर्ग शामिल है। IMD द्वारा आज सुबह जारी अलर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के अलावा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पर ऊपरी हवा चक्रवाती परिचरण के वजह से मौसम में ये परिवर्तन हुआ है। इसके साथ ही तेलंगाना से उत्तरी तमिलनाडु तक कम दबाव वाली पट्टी बनी हुई है, जो महत्वपूर्ण नमी खींच रही है और पूरे दक्षिण भारत में तेज बारिश की वजह भी यही है। IMD बुलेटिन के अनुसार सिर्फ बेंगलुरु शहर में पिछले 24 घंटों में 103 मिलीमीटर बारिश हुई। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में नीतीश कुमार की सियासी लुटिया डुबोने को मिशन चिराग, जाने CM के 2 खास का कल्याण भियेगा प्लान। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जनता दल यू ने इस चुनाव को जीतने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए इसे यादगार बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी राह में मुश्किल आ रही। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को काफी नुकसान पहुंचाया था। इस बार चिराग पासवान तो नहीं है, लेकिन उनके जैसे ही 2 बड़े नेता प्रशांत किशोर और रामचंद्र प्रसाद सिंह नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। इससे JDU की मुश्किलें बढ़ सकती है। PK और RCP के मिलने से JDU को कड़ी चुनौती मिल रही है। दोनों नेताओं के एक साथ आने का कारण नीतीश कुमार के खिलाफ राजनीति करना। दोनों पहले नीतीश कुमार के रणनीतिकार और करीबी थी, लेकिन बाद में पार्टी में हुए विवादों के कारण उन्हें अलग होना पड़ा।
अब दोनों मिलकर नीतीश कुमार के लिए चिराग फोबिया जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए थे। इससे जेडीयू को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। 2010 के चुनाव में जेडीयू ने 115 सीटें जीती थी, लेकिन 2020 में उसे सिर्फ 43 सीटें ही मिली। अगर चिराग पासवान एनडीए में रहकर चुनाव लड़ते तो जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी भी नहीं बनती और एनडीए को लगभग 170 सीटें मिलती। पीके और आरसीपी ने मिलकर मिशन कल्याण बिगहा शुरू किया है। इसका मकसद नीतीश कुमार को उनके गृह क्षेत्र से ही चुनौती देना है। वे नीतीश कुमार के गांव से भ्रष्टाचार और अनुसुविधाओं के मुद्दे को उठाना चाहते हैं। शायद ये चिराग फोबिया का ही असर है कि प्रशांत किशोर को कल्याण बिगहा जाने नहीं दिया गया। उन्हें रोकने के लिए प्रशासन ने पूरी तरह से कल्याण बिगहा की घेराबंदी कर दी थी। पीके अपने मिशन में भले ही नाकामयाब हुए, लेकिन उनका राजनीतिक मकसद पूरा हो गया। अपने इस मकसद के लिए उन्होंने प्रशासन से नोकझोंक भी की। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के मिशन चिराग का दूसरा रूप पीके और आरसीपी है। जब चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ राजनीति की थी, तब भी कहा जा रहा था कि उन पर बीजेपी की कृपा है। उपचुनाव में 8 से 10% वोट लाने वाले जनसुराज के नायक और आरसीपी का मिलना क्या बीजेपी की तरफ इशारा कर रहा है? अगर ऐसा है तो पीके और आरसीपी अगर एक हो तो 11 हुए तो नीतीश कुमार की राजनीतिक नैया डुबोने के लिए काफी हो। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। सावधान, अस्पतालों में प्लास्टिक खा रहा है ये खतरनाक बैक्टीरिया, कई तरह के संक्रमण के लिए जिम्मेदार। अस्पतालों में एक नया खतरा सामने आया है जो न सिर्फ मरीजों के लिए बल्कि मेडिकल उपकरणों के लिए भी खतरनाक साबित हो रहा है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे बैक्टीरिया को खोज की है जो प्लास्टिक को खा सकता है और अस्पतालों में 10 से 30% होने वाले संक्रमणों का जिम्मेदार। इस बैक्टीरिया का नाम है स्यूडोमोनास एरुगिनोसा। यह खोज न केवल चौंकाने वाली है बल्कि मेडिकल जगत की अब तक की मान्यताओं को भी चुनौती दे रही है। सेल रिपोर्ट जर्नल में छपे एक रिसर्च पेपर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। वैज्ञानिकों ने पहली बार पाया कि स्यूडोमोनास एरुगिनोसा नामक बैक्टीरिया न केवल अस्पतालों में संक्रमण फैलाता है बल्कि टांके, स्टेट, गांव भरने वाली पट्टियों और इम्प्लांट में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक को भी तोड़ सकता है। यह खोज इसलिए भी खास है क्योंकि अब तक माना जाता है कि रोगजनक बैक्टीरिया मेडिकल प्लास्टिक को नष्ट नहीं कर सकते। प्रोफेसर रोनर मैकार्थी के नेतृत्व में हुए इस शोध में एक मरीज के घाव से लिए गए स्यूडोमोनास एरुगिनोसा के स्ट्रेन से पाप1 नामक एक एंजाइम को अलग किया गया। लैब टेस्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इस एंजाइम ने महज 7 दिनों में प्लास्टिक के एक नमूने का 78% हिस्सा तोड़ दिया और यह बैक्टीरिया प्लास्टिक को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है, यानी यह प्लास्टिक को सचमुच खा जाता है। स्यूडोमोनास एरुगिनोसा उन बैक्टीरियों में से एक है जो अस्पतालों में होने वाले ज्यादातर संक्रमणों के लिए जिम्मेदार है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति भी प्रतिरोधी है। प्रोफेसर मैकार्थी का कहना है, इस खोज का मतलब है कि हमें अस्पतालों के माहौल में रोगजनकों के बारे में दोबारा सोचने की जरूरत है। प्लास्टिक की सतह इन बैक्टीरियों के लिए भोजन बन सकती है जिससे वे लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। इस खोज से पता चलता है कि हमें मेडिकल उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के बारे में और ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अस्पताल में साफ सफाई का अच्छा इंतजाम हो ताकि बैक्टीरिया को फैलने से रोका जा सके। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, कपिल सिब्बल बोले आज ही हो सुनवाई। गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कपिल सिब्बल बोले आज ही हो सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अशोका यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान विभाग के प्रमुख अली खान महमूदाबाद की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। इस याचिका में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा की पीठ ने एसोसिएट प्रोफेसर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और कहा कि याचिकाओं को मंगलवार या बुधवार को सुनवाई
के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। सिंबल ने कहा कि उन्हें देशभक्ति वाले बयान के लिए गिरफ्तार किया गया है, कृपया इसे आज सूचीबद्ध करें। चीफ जस्टिस ने कहा कृपया इसे कल या परसों सूचीबद्ध किया जाए। ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने सहित खड़े आरोपों में 2 प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद प्रोफेसर को रविवार को गिरफ्तार किया गया था। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने हाल ही में एसोसिएट प्रोफेसर को उनकी टिप्पणियों पर सवाल उठाते हुए नोटिस भेजा था। इस गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि महमूदाबाद ने कहा था कि उनका गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग किया है। हरियाणा के पुलिस उपायुक्त नरेंद्र कादियान ने कहा कि सोनीपत के राही पुलिस थाने में 2 प्राथमिकी दर्ज की गई है। इनमें से एक प्राथमिकी हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया की शिकायत पर और दूसरी एक गांव के सरपंच की शिकायत पर दर्ज की गई है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। बारिश में बहते फसल का वीडियो देख कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया किसान को फोन, कहा मैंने मूंगफली का नुकसान भरपाई का आश्वासन। महाराष्ट्र के किसान का वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वह तेज बारिश में बहती मूंगफली को समेटने की कोशिश करता नजर आ रहा है। यह वीडियो देश भर में भावनात्मक प्रतिक्रिया का कारण बना। अब इस पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लेते हुए किसान गौरव पवार से फोन पर बात की और उन्हें उनके नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया। लोगों का कहना है कि उन्होंने ये जिम्मेदार मंत्री होने के नाते वे किसानों की पीड़ा को अनदेखा नहीं करने का फैसला किया। शिवराज सिंह चौहान ने फोन पर गौरव पवार से कहा, मैंने वो मूंगफली का वीडियो देखा जो पानी गिरने के कारण खराब हो गई थी। मन में बहुत तकलीफ हुई, लेकिन आप चिंता न करें, महाराष्ट्र सरकार भी बहुत संवेदनशील है। मेरी बात वहां के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कृषि मंत्री से हुई है। मैंने जिले के कलेक्टर से भी चर्चा की है। जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी ताकि आपके परिवार को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की तकलीफ को समझना और उसे दूर करना उनकी पहली जिम्मेदारी है। कृषि मंत्री ने आगे कहा, मैंने सोमवार तक का समय तय किया है ताकि प्रशासन इस मामले पर त्वरित कार्रवाई करे। जब मैंने वीडियो को देखा तो लगा कि मुझे आपसे सीधे बात करनी चाहिए। आप बिल्कुल परेशान न हो, हम सब लोग आपके साथ हैं। भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और स्थानीय प्रशासन सभी आपके समर्थन में खड़े हैं। किसान गौरव पवार ने फोन पर हुई बातचीत के बाद कहा, आपसे मुझे यही उम्मीद थी। आपने जो भरोसा दिलाया उसके लिए धन्यवाद। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें अब उम्मीद है कि उनके नुकसान की भरपाई जल्द होगी और परिवार को राहत। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिए मेरे सहकर्मी श्रद्धा के साथ। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।